भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य को जो है यहाँ पर आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया है और आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो केवल भाग 3 के लिए ही है और संविधान में जहाँ जहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किया है उसके लिए प्रयुक्त नहीं होती, ये केवल भाग 3 के लिए प्रयुक्त होती है। अब राज्य के अंतर्गत कौन आता है उसके बारे में बताते हैं जो आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया है। देखो, नंबर 1 भारत सरकार या संसद, नंबर 2 राज्य सरकारें या राज्य विधानसभाएं, नंबर 3 सभी स्थानीय प्राधिकारी, नंबर 4 अन्य प्राधिकारी। तो ये 4 जो बताए गए हैं ये राज्य के बारे में बताए गए हैं कि इनके ये राज्य हैं, यानी कि भारत सरकार कोई अधिसूचना या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करती है और उससे जो है यहाँ भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उस आदेश से या अधिसूचना से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके अगेंस्ट जो है नागरिक स्टेट के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत पेटिशन फाइल कर सकता है। इसी प्रकार से अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा अधिनियम बनाया या विधि बनाई जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती है, जो कि भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त किए गए हैं, तो उसके विरुद्ध भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के शरण में जा सकते हैं और उस विधि को शून्य घोषित करा सकते हैं। इसी प्रकार से राज्य सरकारें अगर कोई अधिसूचना या आदेश और विधानसभाएं कोई विधि बनाती है और वह मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो विधि मौलिक अधिकारों को छीनती है या कम करती है। नंबर 3 सभी स्थानीय प्राधिकारी, यदि स्थानीय प्राधिकरण को जैसे कि ग्राम पंचायत उसको भी विधि उप विधि बनाने की नियम आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, या नगर पालिका या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि जिनको कि कोई विधि उप विधि नियम विनियम बनाने की शक्ति उस विधि के अंतर्गत प्रदत्त की गई है और उसको परिवर्तित करने की शक्ति भी इस अथॉरिटी को दी गई है और उससे पार्ट 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है तो वहां पर ऐसी विधि को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है पिटीशन के माध्यम से। खंड 4 आता है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी को जो है संविधान में या किसी विधि में परिभाषित नहीं किया गया। संविधान लागू होने के पश्चात भारत में उच्च न्यायालयों के समक्ष ये प्रश्न आया कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन सी अथॉरिटी आती है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो केस है वो है आपका मद्रास विश्वविद्यालय वर्सेस शांताबाई AIR 1953 मद्रास में सबसे पहले यहां प्रश्न आया था। यहां मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मद्रास विश्वविद्यालय अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आता। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन आएगा? जिसको जिसको शासकीय या संप्रभु शक्ति प्राप्त है वही जो है अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर मद्रास उच्च न्यायालय ने जो अन्य प्राधिकारी की व्याख्या की
वो बहुत संकीर्ण व्याख्या थी। उसके बाद चलता रहा इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो अन्य प्राधिकारी शब्द की व्याख्या करने का अवसर मिला। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य प्राधिकारी की व्याख्या की शब्द का और इसका अर्थान्वयन अच्छी तरह किया। व्याख्या करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत या वे अथॉरिटी आती हैं जो कि संविधान से या किसी परिनियम से यानी कॉन्स्टिट्यूशन से या किसी इंस्टीट्यूट से पावर प्राप्त करती है, शक्ति प्राप्त करती है, भले ही उन्हें शासकीय या संप्रभु शक्ति प्राप्त हो या न हो, वे अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दी गई व्याख्या के पश्चात विश्वविद्यालय, क्योंकि विश्वविद्यालयों को की एक अधिनियम यूजीसी द्वारा यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसके द्वारा ही उसको जो है विधि उपविधि नियम विनियम अपनी क्या नाम यूनिवर्सिटी के लिए बनाने का अधिकार है। तो अगर विश्वविद्यालय कोई ऐसा नियम बनाता है या ऐसा विनियम बनाता है जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध रिट हो सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। उसके पश्चात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी राज्य है, यानी कि अन्य प्राधिकारी शब्द के अंदर देवासम बोर्ड भी है, पोर्ट ऑफ ट्रस्ट भी है आदि जो है। इस प्रकार से ये कहे कि ये सब जो है यहाँ पर राज्य है। और तो और अगर राष्ट्रपति भी अपने प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और उसके द्वारा किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहाँ वह भी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत यानी कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत होगा और उसके विरुद्ध भी रिट जारी हो सकती है। इसी प्रकार से सुखदेव बनाम भगत राम AIR 1975 SC के मामले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर व्याख्या का अवसर मिला और यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, ONGC, भारतीय वित्त निगम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से और मामलों में भी ICAR यानी इंडियन सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च के मामले में, CSIR के मामले में, BSNL में, डीम्ड यूनिवर्सिटी, बालक सहायता संघ आदि में कहा आदि के बारे में कहा कि ये भी अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनको परिनियम के अंतर्गत गठित किया गया और इनको विधि उपविधि जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये भी आया जी फिल्म्स के मामले में कि क्या BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राज्य है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCCI किसी परिनियम द्वारा किसी विधि द्वारा गठित नहीं किया गया है, इसीलिए यह राज्य नहीं है। NCERT जो कि हमारी पुस्तकें पब्लिश करती है, बहुत बड़ी संस्था है, ये भी किसी विधि द्वारा गठित नहीं की गई है, इसलिए ये राज्य नहीं है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आया, क्या न्यायपालिका राज्य है। तो नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इसकी व्याख्या करने का अवसर प्राप्त हुआ और सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक मत से ये कहा कि न्यायपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं आती। अगर न्यायपालिका ने कोई ऐसा आदेश दिया है, निर्णय दिया है जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध ये यहाँ हम रिट या पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। उसके पश्चात AR अंतुले वर्सेस RS नायक में दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है ये व्याख्या करने का अवसर मिला, क्या सुप्रीम विधायी न्यायपालिका राज्य शब्द के अंदर आती है। तो RS नायक के मामले में 7 सदस्यीय संविधान पीठ थी, यानी कि इसमें 9 थे और इसमें 7। तो 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक मत ये निर्णय दिया कि न्यायपालिका भी
राज्य शब्द के अंदर आ सकती है, लेकिन जब तक नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य का निर्णय और रूल नहीं कर दिया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तब तक जो स्थिति यथावत रहेगी, यानी कि न्यायपालिका राज्य शब्द के अंदर नहीं आएगी। तो इसमें ये प्री और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी मैं आपसे आर्टिकल 13 के बारे में, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 13(1) में ये बताया गया है कि संविधान लागू होने की तिथि से के पूर्व भारत में जो प्रवर्त विधि थी, अगर वह भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दी जाएगी। यानी कि यहां न्यायपालिका को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है कि वह यह चेक कर सकती है कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो संविधान पूर्व विधियां थी और संविधान लागू होने पर उनका क्या प्रभाव है, क्या वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं या नहीं करती। दूसरा, कि संसद ऐसी कोई विधि निर्मित नहीं कर सकता जो कि भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हो या उनको छीनती हो या उनको न्यून करती हो, ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता। आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित किया गया है कि विधि है क्या, जो यहाँ संविधान के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ बताया गया है कि विधि ऐसी विधि को कहते हैं जिसके अंतर्गत अध्यादेश या आदेश, विधि, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपसे और विस्तृत रूप से। और 13(3) में खंड 4 है जो कि यहाँ पर 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 13(1) के अंतर्गत। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ और हम भारतीय नागरिकों को संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो जो विधि 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत में प्रवर्त थी, अगर वह विधि भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है या उनको छीनती है या न्यून करती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपनी न्याय के पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत जो दी गई है, उस विधि को यहाँ शून्य घोषित कर सकते हैं। एक बात और विचारणीय है यहाँ पर कि आर्टिकल 13(1) का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव है, भूतलक्षी है। यानी कि जो भारत में 26 जनवरी 1950 से पूर्व विधि प्रवर्त थी, उसका प्रभाव उस समय किए गए कार्य पर एज इट इज बना रहेगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने 26 जनवरी 1950 से पूर्व उस समय प्रवर्त विधि का उल्लंघन किया है तो वह उस विधि के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर 13(1) के अंतर्गत हम 3 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है पृथक्करणता का सिद्धांत। 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत में कोई विधि प्रवर्त थी, लागू थी, और उस विधि का कोई पाठ या कोई प्रावधान या कोई खंड भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, यानी कि मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है, तो वहां पर क्या उस पूरी विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा या शून्य घोषित कर दिया जाएगा, या केवल उस पार्ट को शून्य घोषित किया जाएगा। इसीलिए यहाँ सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय पृथक्करणता का सिद्धांत को अप्लाई करते हैं। पृथक्करणता के सिद्धांत के अंतर्गत जो अगर उस विधि के अंतर्गत विधायिका का आशय जो प्रयोजन था या उस विधि का
जो मूल उद्देश्य है उसको समाप्त किए बिना उस पार्ट को, उस खंड को, उस प्रावधान को अलग किया जा सकता है तो पृथक्करणता के सिद्धांत के अंतर्गत उसको अलग कर दिए जाएंगे और पूरा अधिनियम जो वैध बना रहेगा, प्रभावी रहेगा, क्योंकि पूरा अधिनियम तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रहा, यहाँ तो केवल वो खंड कर रहा और वो खंड उस खंड के अगर असंवैधानिक डिक्लेयर करने के पश्चात भी उस विधि का जो उद्देश्य था वो एज इट इज बना रहता है, तो यहाँ केवल उसको ही पृथक कर दिया जाएगा। देखो, सबसे पहला जो केस था AK गोपालन वर्सी मद्रास राज्य AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट का था। इसमें निवारक निरोध अधिनियम था जो उस समय लागू था और उसकी जो धारा थी 14 थी, जो कि न्यायालय की जो पुनरावलोकन की शक्ति है उसको छीनती थी। तो वहां पर उस सेक्शन 14 को निकाल देने से अधिनियम के प्रावधानों पर कोई, यानी कि अधिनियम का जो उद्देश्य था उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ से जो सेक्शन 14 था उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया और पूरा जो अधिनियम था निवारक निरोध अधिनियम उसको वैध घोषित कर दिया गया। केवल उस खंड को, यानी कि सेक्शन 14 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार से दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करने का अवसर मिला, हालांकि बहुत केसों मिला, लेकिन महत्वपूर्ण केस ये है कि हो तो होलोहान वर्सेस जाचिलो AIR 1993 SC। इसमें जो भारतीय संविधान की अनुसूची 10 है उसमें जो है उसका पैरा 7 है, जिसमें कि लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है, किसी जो लोकसभा सदस्य हैं या विधानसभा सदस्य हैं उनकी योग्यता दल बदल के आधार पर योग्यता या नियोग्यता के बारे में उनका निर्णय फाइनल माना जाता है, यानी कि फाइनलिटी क्लॉज लगा रखा है पैरा 7 में। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसको, क्योंकि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है विधानसभा के सदस्यों का या सांसदों का, तो उसको निकाल देने से दल बदल अधिनियम पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो पृथक्करणता के सिद्धांत के अंतर्गत 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को जो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो ये पृथक्करणता के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है आच्छादन का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण के सिद्धांत के अंतर्गत अगर 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में कोई विधि प्रवर्त थी और जिस समय वो लागू की थी उस समय वैध थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को वह जो है भाग 3 में प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो उसको असंवैधानिक, यानी कि उस पर जो है संविधान का ग्रहण लग जाएगा, यानी कि वो संविधान जो है उस अधिनियम को पर ग्रहण लगा देगा, आच्छादित कर देगा। और आच्छादन तभी हट सकता है जबकि संविधान में संशोधन किया जाए। इसके लिए एकमात्र केस है भिकाजी वर्सी मध्य प्रदेश राज्य AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट का जो है। मध्य प्रदेश राज्य में बरार मोटर अधिनियम जो है लागू किया गया और वहां पर अंतरराज्यीय मार्गों पर केवल स्टेट की ही ट्रांसपोर्ट जो है चल सकती थी, यानी कि स्टेट की मोनोपोली थी। अब स्टेट की मोनोपोली 26 जनवरी 1950 को यहाँ सभी नागरिकों को आर्टिकल 19(1)G के अंतर्गत वर्ती व्यापार कारोबार करने की आज़ादी प्रदान की गई है, तो उसका उल्लंघन करती थी। उल्लंघन करने पर वहाँ भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)G ने बरार मोटर अधिनियम को जो है आच्छादित कर दिया, ग्रहण लगा दिया। अब वो ग्रहण कैसे हट सकता है? ग्रहण तब हट सकता है जबकि यहाँ संविधान में संशोधन किया जाए। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 19(1)G, क्योंकि मौलिक अधिकार अपने में
पूर्ण तो नहीं है, उन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 19(1)(g) पर भी आर्टिकल 19 के सब क्लास 6 के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन है। तो उस रेस्ट्रिक्शन में और संशोधन किया गया और यहाँ पर ये प्रावधान कर दिया गया 19 के खंड 6 में कि राज्य को अपने राज्य में अपने ट्रांसपोर्ट पर या व्यवसाय करने पर एकाधिकार हो सकता है, या वह किसी व्यक्ति या व्यापार पर निर्बंधन लगा सकती है और उसके लिए अधिनियम बना सकती है। तो जैसे ये बात हुई तो बरार मोटर अधिनियम के अंदर जो मोनोपोली थी, यहां संशोधन करने से, संविधान में 19(6) में संशोधन करने से जो बरार मोटर अधिनियम जो कि मर्द प्राय हो चुका था, जिस पर कि ग्रहण पूर्ण रूप से छाया हुआ था, वो जो है पूर्ण हट गया। यानी कि स्टेट को जो है यहाँ पर अपने स्टेट में अंतर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन चलाने की आज़ादी मिल गई। तो यानी कि क्या नाम दिए, जो आर्टिकल 19(1)(g) का सहारा लेकर इसका अच्छादन का सिद्धांत लग गया था, उसको जो है ग्रहण को हटा दिया गया, लेकिन संसद द्वारा संविधान में संशोधन करके। अधिनियम में संशोधन नहीं, यहाँ पर आच्छादन के सिद्धांत के अंतर्गत संविधान में संशोधन होगा। उसके बाद है अधित्याग का सिद्धांत। क्या कोई व्यक्ति, भारतीय नागरिक या कोई व्यक्ति, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदत्त हैं, कुछ व्यक्तियों को प्रदत्त हैं, क्या वे अपने मौलिक अधिकारों का अभित्याग वे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बेहराम खुर्शीद वर्सी बंबई राज्य AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त किए गए, उनको जो है छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार बेसेसर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर AIR 1959 SC के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही व्यवस्था दी थी कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता। अब इसमें आता है आर्टिकल 13 का खंड 2, संसद या विधानसभाएं कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि भारतीय नागरिकों को और व्यक्तियों को जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, उनको जो है छीनती या कम करती है, ऐसी कोई विधि का निर्माण जो है यहाँ संसद या विधानसभा नहीं कर सकती। अगर वह करती हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को उनको असंवैधानिक घोषित करने का राइट है, उनको शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है जी। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 13(3), जिसमें कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया है कि जो विधि है वो कौन सी विधि है जो कि इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है, और उनको जो है यहाँ पर न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर सकती है। तो ऐसी विधि है यानी कि अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, या आदेश कोई भी, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ी और प्रथाएं हैं। अगर ऐसी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथाएं जो हैं हमको प्रदत्त भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती हैं या न्यून करती हैं, तो उसको जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। सायरा बानो का केस था, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ट्रिपल तलाक पे केस है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो के मामले को इसी आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही असंवैधानिक डिक्लेयर किया था, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट पार्टी का एक कथन था कि रूढ़ी प्रथा है हमारी, ट्रिपल तलाक की इसी प्रकार चलती रहेगी। भाई रूढ़ी, और अगर रूढ़ी या प्रथा भी एक ऐसी है जो कि आर्टिकल 13 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उसको भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत शून्य घोषित करने की शक्ति जो है न्यायपालिका को है। अब आता है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, यहाँ केस
क्या संविधान संशोधन जो है विधि शब्द के अंतर्गत आता है या नहीं है। अगर संसद जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करती है, क्या वह विधि है? तो इसका उत्तर जो है सबसे पहले जो आया शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आया। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के अंतर्गत वो विधि नहीं है। इसी प्रकार से सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही व्याख्या की कि संविधान संशोधन जो होते हैं वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में जस्टिस सुब्बा राव ने, जो कि उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो है अपने पूर्ण निर्णय को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्ण निर्णय को उलट दिया और ये कहा कि संविधान में जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन किए जाते हैं, पहली बात तो संसद को ये पावर ही नहीं है कि वह जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन कर सके, क्योंकि 368 के अंतर्गत केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगर संशोधन करना है संसद ने तो आर्टिकल 245 के अंतर्गत कर सकती है, ना कि 368 के अंतर्गत। और जो भी संशोधन अब तक के किए जा चुके हैं वे तो वैध है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे से, यानी कि इस केस में भविष्य लक्षी निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा था आगे से जो भी संशोधन यहाँ किए जाएंगे वो विधि हैं। अगर विधि है और उस संविधान संशोधन जो द्वारा जो विधि बनाई गई है और विधि यहाँ पर पार्ट 3 में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनती है या कम करती है तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की जा सकती है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। तो बड़ी ही विस्तृत व्याख्या की थी। लेकिन इसके पश्चात ये संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित किया और आर्टिकल 13 में खंड 4 जोड़ा गया और यह क्लियर किया गया संसद द्वारा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संशोधन किए जाएंगे वो विधि नहीं है। यानी कि जो आईसी गोलकनाथ के मामले में जस्टिस सुब्बा राव ने बात कही थी उसको जो है उसके विरुद्ध यहाँ पर संसद ने संशोधन किया। इस संविधान संशोधन को, यानी कि 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट के मामले में व्याख्या करने का अवसर मिला और माननीय सुप्रीम कोर्ट की में जो कि 13 जजों की पीठ थी और जिसमें सबसे ज़्यादा दिन तक सुनवाई भी चली सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि नहीं, आर्टिकल 13 का खंड 4 जो है संवैधानिक है और संविधान संशोधन जो है, जो संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जाएगा वो विधि नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न था कि संविधान संशोधन विधि है या नहीं है, इसका जो है केशवानंद भारती के मामले में पूर्ण विराम लग गया। इस प्रकार से आगे की वीडियो कल जारी करूँगा।